हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग हमारा चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सेकंड लेक्चर कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन है, कंडक्टिंग पार्ट का क्या रोल है, एक्सचेंज पार्ट का क्या रोल है। हमने एक और टॉपिक कवर किया था कि डिफरेंट एनिमल किंगडम के जो भी फाइलम्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स में किस टाइप के ब्रीदिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो थोरैसिक चेम्बर है उसके अंदर रहने वाले जो लंग्स हैं इनके अंदर किस टाइप का अरेंजमेंट है या इनका स्ट्रक्चर कैसा है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि हम इंस्पिरेशन यानी एयर को एटमॉस्फेयर से अपने लंग्स में कैसे लेके जाते हैं, या फिर एक्सपिरेशन जो हमारे लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट है इसको हम बाहर रिमूव कैसे करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें हमारे अंदर होने वाले रेस्पिरेशन के डिफरेंट स्टेप्स समझने होंगे। तो हमारे अंदर रेस्पिरेशन के डिफरेंट कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो हमारे अंदर बेसिकली रेस्पिरेशन में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और आपके नीट सिलेबस के लिए ये 5 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट सीक्वेंस में इनके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहला स्टेप जो रेस्पिरेशन का होगा इसमें हम क्या करने वाले हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग कहते हैं। तो वो फिजिकल एक्ट जिससे अभी हमने बात की कि हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर की तरफ बुलाएंगे लंग्स में, इज ड्रॉन इन, और CO2 रिच एयर को हम कहाँ पुश करेंगे, हम उसको बाहर की तरफ रिलीज कर देंगे। तो ये जो स्टेप है दिस इज स्टेप नंबर 1 इन आवर रेस्पिरेशन एंड विच इज नोन एज ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब जो ऑक्सीजन अंदर आई है बॉडी में इसको क्या करना है, इसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना है। बट इन डिफरेंट पार्ट्स तक इसको पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैसेस को डिफ्यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो डिफ्यूजन की साइट है हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में, वो क्या है, दैट इज अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो कंडक्टिंग पार्ट है वो एटमॉस्फेरिक एयर को एक्सचेंज पार्ट तक ला करके प्रेजेंट करता है। उसके बाद एक्सचेंज पार्ट में ही गैशियस एक्सचेंज होता है। तो वो गैशियस एक्सचेंज की साइट यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट इज एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब क्या डिफ्यूजन पहली बार एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे हो रहा है, तो हाँ, इसलिए क्या हम एल्वियोलर मेम्ब्रेन को लिखने वाले हैं, दीज आर द प्राइमरी साइट फॉर gaseous exchange। अब गैस एक्सचेंज हो गई, एक्सचेंज होके जाएगी कहाँ, एल्वियोलाई से ब्लड में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप सिंपली होगा इस गैस का ट्रांसपोर्ट, वो भी किस फ्लूइड के थ्रू, तो ये है ब्लड के थ्रू। अब ब्लड से घूमते फिरते पूरी बॉडी में ये जो है ब्लड सारी गैसेस को लेके हमारे टिश्यूज के पास जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में नीड किसको है, टिश्यूज को ही है। तो ये जो टिश्यूज हैं इनके पास वापस से क्या होने वाला है, डिफ्यूजन होने वाला है। ब्लड जिन भी गैसेस को लेकर के आया है या टिश्यूज जिस गैस को बॉडी के बाहर भेजना चाहते हैं उनका डिफ्यूजन होने वाला है यहाँ पर। तो क्या दूसरी बार डिफ्यूजन हो रहा है, वेरी गुड। तो सेकेंड साइट फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या गैसियस एक्सचेंज कौन हुए, वो हुए हमारे टिश्यूज। तो क्या हो जाएंगे ये, दे आर द सेकेंडरी साइट फॉर वापस से वही गैसियस एक्सचेंज। अब ये जो ऑक्सीजन आई है, लंग्स ने ऑक्सीजन को भेजा है भर भर के कि टिश्यूज के पास जाओ, उनको ज़रूरत है, उनको नीड है। तो वो नीड फुलफिल करने के लिए, यानी कि सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होना है उसको कैरी आउट किया जाता है हमारे रेस्पिरेशन के लास्ट स्टेप में। और ये लास्ट स्टेप क्या है, तो ध्यान से पढ़ते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स। किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करना है, फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए इनडायरेक्टली हमें ऑक्सीजन जो चाहिए थी उसको हमने यूटिलाइज कर लिया। फिर हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में एक रिएक्शन पढ़ा था जिसमें इस CO2 के साथ साथ प्रोड्यूस हो रही थी या नहीं,
जब ग्लूकोज ब्रेक हुआ था तो CO2 प्रोड्यूस हुई थी और वो CO2 हमारे लिए वेस्ट थी, तो इसको क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। अब यहाँ पर रेस्पिरेशन में हमें 3 डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। जो सबसे पहली चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें हमारा रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप आ रहा है, यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग, जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड स्टेप हमारे रेस्पिरेशन का है, पहली बार डिफ्यूजन एल्वियोलाई पे होना, ब्लड के थ्रू गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना और टिश्यूज में दोबारा डिफ्यूजन होना। और ये तीनों स्टेप मिल के क्या बनाएंगे, ये तीनों स्टेप मिल करके हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन। ये क्या है, दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन। और लास्ट में क्या हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो लास्ट स्टेप है दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये तो आप लोग पढ़ेंगे जिस चैप्टर में, उस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बट वापस से हमें क्या याद रखने हैं, हमारे रेस्पिरेशन के 5 स्टेप्स। पहला, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें गैसेस को इनटेक करना या फिर बॉडी से रिमूव करना है। दूसरा, उन गैसेस का डिफ्यूजन एल्वियोलाई के अक्रॉस, जो कि प्राइमरी साइट है गैसेस एक्सचेंज की। तीसरा स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ब्लड पूरी बॉडी में उन गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराएगा। नेक्स्ट, जैसे ही वो अपने डेजिग्नेटेड टिश्यूज़ पे पहुंच गई, वहाँ पर वापस से एक्सचेंज होगा और फाइनली ऑक्सीजन को सेल यूज़ करेगा कैटाबॉलिज्म के लिए और CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करेगा सेल के बाहर। क्लियर है? तो अब हम पढ़ते हैं हमारी ब्रीदिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, वो तो हमने समझ लिया। अब हमें समझना है कि ब्रीदिंग होती कैसे है बॉडी में, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझने के लिए हम लोगों ने एक फर्स्ट लेक्चर में समझा था कि हमारे जो लंग्स हैं इनमें कोई भी मसल नहीं होती, तो इसका वॉल्यूम चेंज कैसे होता है। तो हमने बात की थी हमारे थोरैसिक चेम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करने से अंदर प्रेजेंट लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा इसका मतलब एयर बाहर से अंदर गई है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा इसका मतलब एयर अंदर से कहाँ गई, बाहर गई। अब ये एयर का आना जाना तो लगा रहेगा, बट ये होता कैसे है, तो इट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम सेट ऑफ मसल्स। अगर हम बात करें ब्रीदिंग की, तो हमारी बॉडी में जो ब्रीदिंग है इसके अंदर आएंगे 2 मेजर स्टेप्स। ये 2 मेजर स्टेप्स क्या है, तो स्टेप नंबर 1 है इंस्पिरेशन, जिसमें हम एटमॉस्फेयर से एयर को कहां पर भेजने वाले हैं, लंग्स के अंदर। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनसाइड द लंग्स इज नोन एज इंस्पिरेशन। फिर अगर एक स्टेप इंस्पिरेशन है, एयर को इन लेकर के आना, तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, एक्सपिरेशन। अब यहां पर एक्सपिरेशन में क्या होगा, इसी प्रोसेस का जस्ट ऑपोजिट। इस बार लंग्स के अंदर प्रेजेंट जो एयर है इसको कहां भेजा जाएगा, एटमॉस्फेयर में भेजा जाएगा। तो ये जो एयर है ये कहां मूव कर जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये मूवमेंट ऑफ एयर्स किस पे डिपेंड करता है, तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है ऑन द प्रेशर ऑफ गैसेस। यहाँ पर प्रेशर का एक ग्रेडियंट होना चाहिए जो इस सारे मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक लॉ पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर प्रेशर किसी जगह पे ज़्यादा होगा यानी कि वहाँ पे वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज़्यादा। ये कौन सा लॉ बता रहा है? बॉयल का लॉ। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मुझे अपने लंग्स का वॉल्यूम कम करना है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? एज अ रिज़ल्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर मेरे लंग्स का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये प्रेशर कम या ज़्यादा करने के लिए हमें वॉल्यूम को चेंज करना है, वॉल्यूम इंक्रीज़ या फिर वॉल्यूम डिक्रीज़। और इसी वॉल्यूम को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए हमें काम आने वाली हैं सेट ऑफ मसल्स। तो ये जो मसल्स का सेट है जो ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन में इस्तेमाल होंगी, ये हैं दो टाइप की। पहली तो वो जो हमने पढ़ा था हमारे डायफ्राम में सिचुएटेड है, तो पहले हो गए डायफ्राम की मसल्स जिनको हमने फ्रेनिक मसल बोला था। और दूसरी जो मसल्स हैं इनको आप समझिए, लेट अस इमेजिन ये जो फिंगर्स हैं ये फिंगर्स नहीं बल्कि रिब्स हैं। तो अगर ये रिब 1 है, ये रिब 2 है, ये रिब 3 है, रिब 4 है, तो कुछ मसल्स होंगी जो इन रिब्स के बीच में होंगी। कुछ मसल्स रिब्स के बीच में अंदर की साइड से होंगी तो कुछ मसल्स रिब्स के बीच में बाहर की साइड से होंगी। तो ये जो मसल्स हैं जो रिब्स के बिटवीन हैं, इन मसल्स को हम बोलते हैं इंटर कॉस्टल मसल्स। इंटर स्टैंड्स फॉर बिटवीन, कॉस्टल इज यूज्ड फॉर रिब्स। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉस्टल कार्टिलेज जो रिब्स को स्टर्नम से अटैच करता है। तो इंटरकॉस्टल मसल की अगर मैं बात करूं तो ये रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। फिर हमने एग्जांपल लिया, या तो ये रिब्स के पीछे से हो सकती हैं या तो रिब्स के आगे से। तो जो इंटरकॉस्टल मसल रिब्स के बिटवीन होगी लेकिन बाहर की तरफ से, उनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और सेम यही जो इनसाइड से होंगी उनको हम क्या नाम देंगे? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। क्लियर है? तो दो मेजर सेट ऑफ मसल्स जो रेगुलेट करने वाली हैं ब्रीदिंग की प्रोसेस को, उनमें से पहली है डायफ्राम और दूसरी है इंटरकॉस्टल मसल। अब आओ हम समझते हैं कि कैसे यहाँ पर मूवमेंट्स होता है इन मसल का, जिससे लंग्स का वॉल्यूम कम या ज़्यादा होता है। तो मसल्स के दो ही काम है, या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करे या तो मसल रिलैक्स करे। अपने को तो इसी से मतलब है। एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये चार प्रॉपर्टीज मसल के बारे में डिस्कस की जाती हैं। बट इस चैप्टर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी या फिर मसल रिलैक्स करेगी। तो ये जो डायफ्राम नाम की मसल है ये या तो करने वाली है कॉन्ट्रैक्ट या तो करने वाली है रिलैक्स। अब समझिए यहां पर डायफ्राम है, यहां पर डायफ्राम सिचुएटेड है। डायफ्राम का जो नेचुरल शेप है वो एक ऊपर की तरफ आर्च के फॉर्म में डोम शेप्ड होता है। तो अब अगर डायफ्राम रिलैक्स्ड है, डोम शेप्ड है, तो इस तरह से सिचुएटेड होगा। अब अगर हमें लंग्स के वॉल्यूम को इस एक्सिस में बढ़ाना है, यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज करना है, तो इसके शेप को डोम शेप से कैसा होना पड़ेगा? फ्लैट। देखो पहले ही वॉल्यूम ऐसा, अब ये नीचे गया तो वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डायफ्राम डोम शेप से किस शेप में जा रही है? फ्लैट शेप में। और इसके लिए डायफ्राम को क्या होना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो उसका शेप है वो कैसा हो जाएगा? फ्लैट शेप्ड हो जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो डायफ्राम जब फ्लैट शेप्ड हो जाएगा तो इससे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और डायफ्राम जब रिलैक्स हो जाएगा तो वापस किस शेप का हो जाएगा?
डोम शेप हो जाएगा। और डोम शेप का होने का मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होना। वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, जो चेंज आ रहा है वो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने से इस एक्सिस में आ रहा है, जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस है। तो यहां पर कोई भी चेंज किस में आने वाला है, वॉल्यूम चेंज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। क्लियर है, पक्का? अब मुझे बताओ कि लंग्स के वॉल्यूम को हम सिर्फ इस एक्सिस में बढ़ाएंगे, क्या हम इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ाएंगे? यानी कि हमें लंग्स के वॉल्यूम को डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में भी क्या करना है, इंक्रीज या डिक्रीज करना है। उसके लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, इंटरकॉस्टल मसल। अब देखो, एक पर्सन है, ये साइड व्यू में है। अब इस पर्सन में इंटरकॉस्टल मसल जो है वो लगी हुई है रिब्स के बीच में, जो कि रिब्स से अटैच्ड है। रिब्स स्टर्नम से अटैच्ड है। रिब्स मूव होंगे तो स्टर्नम भी मूव होगा। तो अगर ये इंटरनल या एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करें तो चेंज किस में लाएंगी, रिब्स और स्टर्नम की पोजीशन में। किस में चेंज आएगा, रिब्स और स्टर्नम की पोजीशन में चेंज आएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल समझते हैं। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, आई रिपीट, जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये रिब्स को आउटवर्ड और अपवर्ड लेके जाती है। कैसे लेके जाती है, आप एक सांस खींचिए तो आपको फील भी होगा कि आपके रिब केज कहाँ मूव हो रहा है, आउटवर्ड मूव हो रहा है। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से दे विल मूव आउटवर्ड्स। कहाँ मूव होगा, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। वो भी कौन, स्टर्नम एंड रिब्स। फिर इसी का जस्ट ऑपोजिट, अगर ये रिलैक्स हो जाएं तो इनके रिलैक्स होने पे क्या होने वाला है, तो जब ये रिलैक्स होंगे तो इनका क्या होगा, मूवमेंट इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। अब मुझे बताओ, रिब्स या स्टर्नम अगर आगे की तरफ मूव हुए या पीछे की तरफ मूव हुए तो वॉल्यूम चेंज होगा, वो भी कौन से एक्सिस में, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। तो यहां पर इंटरकॉस्टल मसल्स वॉल्यूम चेंज कराते हैं, वॉल्यूम चेंज, वो भी कौन से एक्सिस में, इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। क्लियर है? जिस तरह से एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल काम करती है, ठीक इसका ऑपोजिट इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल काम करती है। तो दे वर्क द सेम वे बट इन एन ऑपोजिट मैनर। तो इट वर्क्स ऑपोजिट टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। हमारे सिलेबस में भी बहुत डिटेल में इंटरनल मसल के बारे में नहीं है, तो हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। अब आओ समझते हैं एक एक करके इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की प्रोसेस होती कैसे है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंस्पिरेशन के बारे में। इंस्पिरेशन भी दो टाइप के हैं, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन और दूसरा फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वी विल डिस्कस द केस ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो बताओ भाई, अभी तक तो समझ गए हम, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल का ही खेल है सारा। यहां पर क्या होगा, नॉर्मल इंस्पिरेशन के केस में सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगी। डायफ्राम क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने से वॉल्यूम का चेंज किस एक्सिस में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। फिर डायफ्राम को देखते देखते एआईसीएम का भी मन कर गया, हम भी क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एआईसीएम भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए।
EICM भी कॉन्ट्रैक्ट। तो इस बार चेंज किस एक्सिस में? चेंज हो गया टॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में चेंज, और EICM के कॉन्ट्रैक्ट करने से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में चेंज हुआ। और ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे पल्मोनरी वॉल्यूम में। तो एज अ रिजल्ट जो हमारा पल्मोनरी या फिर लंग्स का वॉल्यूम है क्या हो जाएगा? इंक्रीज या डिक्रीज? तो ये हो जाएगा इंक्रीज। क्या ये डायरेक्टली ऑल्टर कर रहा है लंग्स के वॉल्यूम को? नहीं, ये रिब केज को ऑल्टर कर रहा है, थोरैसिक चेम्बर को ऑल्टर कर रहा है। बट एज अ रिजल्ट क्योंकि वो अटैच स्ट्रक्चर है तो लंग्स का वॉल्यूम भी ऑल्टर हो रहा है। अब क्या हुआ? पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया? चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब एटमॉस्फेयर में प्रेशर हो गया हाई, एटमॉस्फेयर में प्रेशर हो गया हाई और लंग्स में प्रेशर हो गया लो। तो एयर का मूवमेंट कहां से कहां हो जाएगा? एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर, हाई टू लो प्रेशर। क्लियर है? आओ इसी को एनसीईआरटी के डायग्राम से समझते हैं। तो एनसीईआरटी के डायग्राम में यहाँ पर इंस्पिरेशन की बात की गई है। हमें कैसे पता ये इंस्पिरेशन की बात की गई है? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एयर लंग्स के अंदर क्या कर रही है? एंटर कर रही है। तो एयर लंग्स के अंदर एंटर क्यों कर पा रही है? इसका मतलब है कि लंग्स का जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो गया है और प्रेशर डिक्रीज हो गया है। तो वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज हुआ कैसे? तो हमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रिब है और स्टर्नम है वो रेज्ड हो गए हैं, आउटवर्ड और अपवर्ड चले गए हैं। जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और एरो दिखा रहा है कहाँ मूव कर गई? नीचे की तरफ, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो एज अ रिजल्ट प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, एयर का मूवमेंट आउटसाइड से इनसाइड हो गया। अब आप बताइए, क्या इंस्पिरेशन जब नॉर्मल हो रही है तो डायफ्राम और EICM दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। और जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये प्रोसेस कैसी हो जाती है? एक्टिव प्रोसेस, यानी कि एनर्जी यूज होने वाली है। दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस। क्लियर? अब यहीं पर अगर कंडीशन हम डिस्कस कर लें फोर्सफुल इंस्पिरेशन की, फोर्सफुल इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इस बार भी क्या होगा? डायफ्राम और EICM ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मसल नॉर्मल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वॉल्यूम का चेंज भी नॉर्मल से ज़्यादा होगा। वॉल्यूम का चेंज नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो प्रेशर का कम होना भी नॉर्मल से ज़्यादा होगा। तो जब प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो एयर भी ज़्यादा अंदर आएगी, और ये करने के लिए हमें मसल को भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, फोर्स लगेगी। इसलिए तो नाम क्या हो गया? फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो गया। ठीक है? तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन में सेम सेट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं बट मोर देन नॉर्मल। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही कर रही हैं मसल, इसका मतलब ये प्रोसेस भी कैसी हो गई? ये प्रोसेस भी एक्टिव प्रोसेस है। क्लियर है इतनी बात? चलो, अब इंस्पिरेशन तो हम समझ गए, हाई से लो एयर जाएगी तो अंदर का प्रेशर कर दो लो, बाहर का प्रेशर हाई हो जाएगा, एयर अंदर मूव कर जाएगी। अब एक्सपीरेशन के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि अंदर यानी लंग्स के प्रेशर को क्या करना है? लंग्स के प्रेशर को इंक्रीज करना है। एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कंपैरिजन में लंग्स में ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। और ये ज़्यादा प्रेशर कैसे लाया जाएगा? जब वॉल्यूम को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। और वॉल्यूम कैसे कम होगी? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मसल्स को क्या करा देंगे? हम रिलैक्स करवा देंगे। तो यहाँ पर भी कंडीशन हम सबसे पहले नॉर्मल पढ़ेंगे,
तो हम अगर सबसे पहले डिस्कस करें नॉर्मल इंस्पिरेशन को, तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब कर लेते हैं नॉर्मल एक्सपीरेशन को। तो हमें बात ये समझ में आएगी कि डायफ्राम पहले तो क्या करेगा, रिलैक्स। EICM नाम की जो मसल है ये भी क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। तो देखिए डायफ्राम जब रिलैक्स हुआ तो वापस किस शेप का हो गया, डोम शेप का। आर्च किधर हो गया, डाउनवर्ड की अपवर्ड, अपवर्ड आर्च हो गया और वापस से डोम शेप का। इंस्पिरेशन में किस शेप का हो गया था, फ्लैट, अब वापस ऐसे डोम शेप का हो गया। EICM ने रिब्स और स्टर्नम को आउटवर्ड लेके गए थे, अब वापस कहाँ ले आए, इनवर्ड, यानी उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए। तो एज अ रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, ये डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस दोनों में ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो फिर हमें पता ही है हमारा जो पल्मोनरी प्रेशर है, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है ये कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर ज़्यादा अंदर बाहर के कंपैरिजन में, तो एयर अपने आप कहाँ से कहाँ मूव करेगी, इनसाइड से आउटसाइड। आओ एनसीईआरटी के डायग्राम में समझो। देखो एयर क्या हो रही है, बाहर की तरफ एक्सपेल हो रही है, इसका मतलब एक्सपीरेशन हो रहा है। डायफ्राम रिलैक्स हो गया, रिब्स और स्टर्नम अपनी पोजीशन पे वापस पहुंच गए, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। और एरो डिनोट कर रहा है कि सारी की सारी एयर कहाँ चली गई, लंग्स से एटमॉस्फियर में। अब ये कंडीशन नॉर्मल एक्सपीरेशन की है। मसल क्या हो रखी है, रिलैक्स। अगर मसल रिलैक्स हो रखी है तो यहाँ तो कोई एनर्जी लगनी नहीं है, तो ये प्रोसेस कैसी हो गई, पैसिव। ये कैसी प्रोसेस हुई, पैसिव प्रोसेस होती है। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस, नॉर्मल एक्सपीरेशन पैसिव प्रोसेस, फोर्सफुल इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस। अब फोर्सफुल एक्सपीरेशन क्या होता है इसको समझते हैं। तो अगर हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन की बात करें तो देखो मसल फोर्सफुल इंस्पिरेशन में नॉर्मल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई मसल नॉर्मल से ज़्यादा रिलैक्स कर जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो डायफ्राम तो जितना रिलैक्स कर सकता था वो कर देगा। उससे ज़्यादा वॉल्यूम को कम करना है तो डायफ्राम को हमें और ऊपर भेजना पड़ेगा। अब डायफ्राम और ऊपर कैसे जाएगा, रिलैक्स होके तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ही आएगा, लेकिन यहां पर सम एडिशनल सेट ऑफ मसल्स लगती हैं जो कि क्या करती हैं, एडिशनल सेट ऑफ मसल। ये भी क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप फोर्सफुल एक्सपीरेशन करके देखो, आपके एब्डोमिनल एरिया की मसल्स भी इन्वॉल्व होंगी। एब्डोमिनल एरिया की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, अंदर आएंगी, लिवर को कहाँ भेजेंगी, ऊपर। डायफ्राम भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो एडिशनल सेट ऑफ मसल भी क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अब एनसीईआरटी में इनके नाम तो दिए नहीं है कि स्केलीन मसल है, पेक्टोरालिस मसल है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ नाम क्या दिया है, एडिशनल सेट ऑफ मसल। तो ये एडिशनल सेट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एज ए रिजल्ट वॉल्यूम नॉर्मल से भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर नॉर्मल से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और फोर्स से एयर कहाँ निकलेगी, बाहर। बट हमें क्या ध्यान रखना है, एक्सपीरेशन तो है लेकिन फोर्सफुल है, इसमें भी मसल क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और अगर मसल कर गई कॉन्ट्रैक्ट तो प्रोसेस कैसी हो गई, पैसिव या एक्टिव,
तो इस बार हम लिखेंगे कि ये प्रोसेस कैसी है, दिस इज एक्टिव। समझ में आया आपको? तो नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सपिरेशन, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की यहाँ पे, बट इन सभी में से सिर्फ एक प्रोसेस है जो पैसिव है, वो कौन है? नॉर्मल एक्सपिरेशन। बाकी सभी प्रोसेस कैसी हैं? एक्टिव होती हैं। क्लियर? तो ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हमारी बॉडी में ब्रीदिंग कैसे होती है, रेगुलेट, विच इन्वॉल्व्स सम सेट ऑफ मसल्स। क्यों? क्योंकि हमारे लंग्स के वॉल्यूम को हम डायरेक्टली कभी भी ऑल्टर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें थोरैसिक चेम्बर के वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ये जो वॉल्यूम्स हैं इनको भी हम मेजर करते हैं किसी क्लिनिकल कंडीशन में, या कोई डायग्नोसिस करना हो, किसी पर्सन को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही हो, तो हमें उसके अंदर जो लंग्स के वॉल्यूम हैं उनको एक नॉर्मल रेंज से कंपेयर करना होगा। और इस कंपैरिजन को करने के लिए हमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ना है, दैट इज़ पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। क्लियर है? तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि वॉल्यूम को हम मेजर करेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी कभी देखा होगा कि या किसी मूवी में या किसी वेब सीरीज़ में या रियल लाइफ में भी देखा होगा, कोई पर्सन को अगर पुलिस सस्पेक्ट करती है कि ये अल्कोहल कंजम्पशन किया हुआ है, तो वो एक मशीन लेके आती है उसके पास और बोलती है कि इसमें एयर ब्लो करो। जब उसमें एयर ब्लो करता है तो वो मशीन बताती है कि इसके ब्रेथ में अल्कोहल का कंटेंट है या नहीं है। ठीक उसी तरीके से एक और मशीन होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम जितनी एयर उसमें या तो ब्लो कर सकें या तो उससे जितनी एयर को हम इनहेल कर सकें, इंस्पायर कर सकें, उसको वो मेजर करके हमें बताती है। इस मशीन का, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्पाइरोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम? स्पाइरोमीटर बोलते हैं। और स्पाइरोमीटर से मेजर करने पे हमें कुछ ग्राफिकल पेपर मिलेगा, कोई ग्राफ मिलेगा, कुछ रिपोर्ट मिलेगी। तो वो जो हमारे यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पाइरोग्राम बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पाइरोग्राम बोलते हैं। और ये स्पाइरोमीटर से निकले हुए स्पाइरोग्राम का इस्तेमाल करके ही डॉक्टर्स क्या करते हैं? बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशंस को वेरीफाई करते हैं। अब ये पूरी जो टेक्निक है, देखिए इंस्ट्रूमेंट का नाम, ग्राफ का नाम अलग है, लेकिन जो पूरी टेक्निक है, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? इस टेक्निक को हम बोलते हैं स्पाइरोमेट्री। और किसी भी पर्सन का अगर हम स्पाइरोमेट्री करें तो हमें उसके लंग्स की वर्किंग समझ में आ सकती है। अब हमें डिफरेंट वॉल्यूम्स देखने को मिलती हैं यहाँ पे। एक कोई भी पर्सन है, उसका अगर हम स्पाइरोग्राम निकालें तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं। इन वॉल्यूम्स को समझने में स्टूडेंट्स को थोड़ी सी परेशान होती है, तो आइए एक एक करके समझते हैं कि किस वॉल्यूम के बारे में हमें क्या समझना है। तो वॉल्यूम्स को समझने के लिए हम भी एक ग्राफ टाइप का ही बना के समझते हैं। अब एनसीईआरटी में ये ग्राफ नहीं दिया है, लेकिन हमें समझने के लिए बहुत आसान होगा, तो हम इसको ड्रॉ करके सभी डेफिनेशंस को याद करने का कोशिश करेंगे। चलो, अब हम एक एक करके समझने का ट्राई करते हैं कि हमारे लंग्स में कौन सी वॉल्यूम है और उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है, कितनी वैल्यू है, सब कुछ हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई पर्सन नॉर्मल इंस्पिरेशन करे या नॉर्मल एक्सपिरेशन करे तो उसके लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर या तो आएगी या तो जाएगी। अब नॉर्मल इंस्पिरेशन में इंस्पायर किया, डायफ्राम या आईसीएम क्या हुए? कॉन्ट्रैक्ट हुए।
नॉर्मल एक्सपीरेशन में डायफ्राम और ईआईसीएम रिलैक्स हुए, एयर निकली बाहर। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है इसको स्पायरोग्राम कैसे डिनोट करता है, तो कुछ इस तरीके से यहां पर आएगा। ये तो ये डिनोट किया इंस्पिरेशन को, इसने डिनोट किया एक्सपीरेशन, फिर इंस्पिरेशन और फिर क्या आ गया एक्सपीरेशन। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सपीरेशन में हमारे लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर आती है या जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। इसको क्या नाम दिया गया है, टाइडल वॉल्यूम बोला गया है। The amount of air a person can inspire or expire during normal inspiration or normal expiration. इस टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। कितनी वैल्यू हो गई, 500 ml हो गई। अब मानते हैं कि एक पर्सन ने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया। अब वापस से इसने पहले तो नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर इसके लंग्स में गई, फिर इसने कहा कि चलो फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लेते हैं। तो जब इस पर्सन ने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो क्या इतनी एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इसके लंग्स में आई? यही जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर है विच अ पर्सन कैन इंस्पायर यूजिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन, इसी अमाउंट ऑफ एयर को हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2500 टू 3000 ml। तो क्या डेफिनेशन बनेगी IRV की, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर यूजिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन। Additional amount of air a person can inspire using forceful inspiration is called as inspiratory reserve volume। अब मान लेते हैं इस पर्सन ने एक्सपायर कर दी, जितनी भी एयर ली थी उसको रिलीज कर दी। तो यहां पर तो नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ। अब इसने सोचा कि और जितनी एयर है उसको रिलीज करा जाए, तो इतनी फोर्स लगा के इसने और एयर को क्या किया, एक्सपायर किया। ये क्या कहलाएगा, अगर एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो हम इंस्पायर करते हैं उसको हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला, तो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो हम एक्सपायर करेंगे उसको क्या कहेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1000 to 1100 ml। क्लियर है? तो वापस से, द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन कितना हुआ, टाइडल वॉल्यूम वैल्यू 500 ml। एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर यूजिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वैल्यू 2500 से 3000 ml। Additional amount of air a person can expire using forceful expiration is called expiratory reserve volume value 1000 to 1100 ml। अब कितनी भी कोशिश कर ली उस पर्सन ने, वो इससे ज़्यादा एयर को एक्सपायर नहीं कर पाया, लेकिन इसके बाद भी तो हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर क्या दिख रही है, हमें बची हुई दिख रही है। तो ये जो अमाउंट ऑफ एयर अभी भी रिमेनिंग है लंग्स में, इस अमाउंट ऑफ एयर को हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल, बची रह गई रेसिडुअल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू होती है 1100 टू 1200 ml। तो कितनी वॉल्यूम्स हैं टोटल, 4 वॉल्यूम्स हैं। अगर कोई पूछे द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स ऑफ अ पर्सन इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो क्या जवाब दोगे,
रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या होगा आंसर? रेसिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, फिर रेसिडुअल वॉल्यूम को अगर हम कभी अपने लंग से निकाल ही नहीं सकते तो क्या इस मशीन में हम कभी उसको ब्लो या इनहेल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या किसी पर्सन की रेसिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेजर। अब इन्हीं वॉल्यूम्स को अगर आपस में हम ऐड करें तब जो हमें टर्म मिलता है वो है पल्मोनरी कैपेसिटी। एडिशन ऑफ वन और मोर देन वन वॉल्यूम इज कॉल्ड एज पल्मोनरी कैपेसिटी। तो एक से ज्यादा जब वॉल्यूम्स को हम ऐड कर देंगे, क्लब कर देंगे साथ में, तब हमें मिलेगी पल्मोनरी कैपेसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, आइए जरा हम कैपेसिटीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक पर्सन कितनी एयर को इंस्पायर कर सकता है? क्या वो इतनी एयर को इंस्पायर कर सकता है? जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन है, वो इस एयर को इंस्पायर कर सकता है, टाइडल वॉल्यूम को बिल्कुल इंस्पायर कर सकता है। फिर पूरी जी जान लगा करके वो कितनी एयर को इंस्पायर कर सकता है? वो है IRV को। तो अगर मैं टाइडल वॉल्यूम यानी कि TV और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन दोनों को ऐड कर दूं तब मुझे मेरे लंग्स की क्या मिल जाएगी? इंस्पिरेशन करने की कैपेसिटी, जिसको क्या नाम दिया गया है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? TV प्लस IRV। क्लियर है? कितनी मैक्सिमम एयर एक पर्सन इनहेल कर सकता है वो उसकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। तो कितनी है वो? TV प्लस IRV। ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछ ले कितनी अमाउंट ऑफ एयर या मैक्सिमम एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, तो वो क्या होगी? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। क्या होगा वापस से? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। भाई या तो मैं इतनी एयर छोड़ूंगा या एक्स्ट्रा जी जान लगा के, फोर्स लगा के इतनी और छोड़ दूंगा। तो इन दोनों को ऐड करने पे मेरी जो कैपेसिटी आएगी वो मेरी एक्सपीरेशन करने की कैपेसिटी या फिर एक्सपीरेटरी कैपेसिटी होगी। और एक्सपीरेटरी कैपेसिटी का फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो वो हो जाएगा TV प्लस ERV। TV प्लस ERV। तो फर्स्ट सिनेरियो में हमने इन दोनों को ऐड किया, सेकेंड सिनेरियो में हमने इन दोनों को ऐड किया। अब तीसरी जो कैपेसिटी आती है ये थोड़ी सी ट्रिकी है। इसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि इसके दो डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन समझते हैं। अगर पॉइंट A, मैं इसको क्या डिनोट करूं? पॉइंट A। तो मुझे बताओ, पॉइंट A पर होने का मतलब पर्सन ने फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रखा है। नॉर्मल इंस्पिरेशन तो कर ही रखा है, साथ में फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी कर रखा है। फोर्सफुल इंस्पिरेशन से ज्यादा वो एयर ले नहीं सकता बॉडी में। अब इस A पॉइंट से मैक्सिमम एक पर्सन कितनी एयर एक्सपायर कर सके? तो वो IRV को रिलीज करेगा, फिर वो TV को रिलीज करेगा, और फिर वो किसको रिलीज करेगा? ERV को रिलीज करेगा। यही तो कर सकता है। तो क्या क्या इस बार ऐड करना है? IRV, TV और ERV। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, वो क्या कहलाएगी? उसकी कौन सी कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी। तो क्या क्या ऐड हुआ? IRV प्लस TV प्लस ERV। अब एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सोचो। ये जो पॉइंट है जिसको मैं B डिनोट कर रहा हूं, इसका मतलब है यहां पर पर्सन ने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रखा है। इससे ज्यादा एयर वो एक्सपायर नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट B पॉइंट पर जहां पर उसने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रखा है,
उससे मैक्सिमम वो कितनी एयर इनहेल कर सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन। तो वो ERV को इनहेल करेगा, TV को इनहेल करेगा और IRV को इनहेल करेगा। तो जब इन तीनों को ऐड करोगे तब भी तो यही फॉर्मूला आएगा। तो वाइटल कैपेसिटी की दो डेफिनेशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन। दोनों ही क्या है, वाइटल कैपेसिटी। अब फोर्थ हमारी जो कैपेसिटी आती है दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। लेट अस सपोज कोई पर्सन है, उसने इंस्पिरेशन किया नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, फिर नॉर्मल एक्सपिरेशन किया। जैसे ये नॉर्मल इंस्पिरेशन किया फिर नॉर्मल एक्सपिरेशन किया। अब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद उसके लंग्स में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर बचती है, तो कौन कौन सी वॉल्यूम बचेगी, ERV जो वो निकाल सकता था फोर्स लगा के लेकिन निकाली नहीं, और RV जो कभी भी बॉडी से निकलती ही नहीं। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हुई, किसको किसको ऐड कर देंगे हम, हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ERV को और RV को। तो द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन इज कॉल्ड एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में RV आ रहा है? बिल्कुल। क्या RV को हम इस टेक्निक से मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो क्या हम FRC की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं स्पायरोमेट्री से? आंसर होगा नहीं। फिर लास्ट जो कैपेसिटी आती है इसका नाम है टोटल लंग कैपेसिटी। चलिए, बहुत ही इजी है टोटल लंग कैपेसिटी समझना, 1 मिनट में समझ में आएगा। देखो यहां पर जो पॉइंट नंबर C है, इसको मैंने पॉइंट नंबर C डिनोट किया। इस पॉइंट पर पर्सन ने फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रखा है, पूरी की पूरी सांस ऐसे खींच रखी है। अब इस टाइम पे उसके लंग में कौन कौन सी वॉल्यूम है, तो इस टाइम पर इसके लंग में IRV है, बिल्कुल। इस टाइम इसके लंग में TV है, बिल्कुल। इस टाइम इसके लंग्स में ERV है, बिल्कुल। और इस टाइम इसके लंग्स में RV भी है, बिल्कुल। तो ये चारों वॉल्यूम्स को जब हम ऐड कर देते हैं तब हमें क्या मिलती है, टोटल लंग कैपेसिटी। तो क्या क्या आएगा यहाँ पे, IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV। अब एग्जामिनर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे कुछ और जानना चाहते हैं कुछ और, तो वो क्या करेंगे, वो आपको इनमें से कुछ वैल्यूज देंगे और पूछेंगे दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करो। अब जैसे कि वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला है IRV प्लस TV प्लस ERV। उसने तुम्हें ये तीनों वैल्यू नहीं दी, उसने क्या बोला कि तुम्हारे लंग की IC यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ये है और आपके लंग्स का एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये है, कैलकुलेट करो। अब उस टाइम पे चक्कर नहीं खाना है, IRV प्लस TV ही तो क्या है, IC है। तो ये वैल्यू या ये वैल्यू, इनको वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जैसे वाइटल कैपेसिटी का और फॉर्मूला क्या हो सकता है, IC प्लस ERV, या फिर IRV प्लस EC हो सकता है। फिर अगर हम कुछ और बात करें तो जैसे टोटल लंग कैपेसिटी है, तो IRV प्लस TV प्लस ERV ये वाइटल कैपेसिटी है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम है। तो इस तरीके से भी वो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। फिर IRV और TV को एक साथ कर दिया, ERV और RV को क्लब करके FRC बना दिया, तो IC प्लस FRC ये भी तो क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी ही है। तो एक टर्म के लिए फॉर्मूले कई सारे हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर।
तो यही हमारे लंग्स की 4 वॉल्यूम और 4 कैपेसिटीज़ हैं। सबसे पहली टाइडल वॉल्यूम वैल्यू। देखिए इस पूरे टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो मैच द फॉलोइंग आते हैं। कॉलम 1 में नाम लिखे होंगे वॉल्यूम्स के, कॉलम 2 में लिखी होंगी इनकी वैल्यूज़, और आपको क्या करना है, दोनों कॉलम्स को मैच करना है। तो IRV का वॉल्यूम कितना है, सबसे ज़्यादा है, जो टॉप पे है उसका वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा है। तो IRV है 2500 से 3000 ml। फिर टाइडल वॉल्यूम है 500 ml, ERV है 1000 से 1100 ml, और RV है 1100 से 1200 ml। कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा किसको याद करने में आता है, ERV और RV को, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ लगभग क्या है, सिमिलर है। तो हमें क्या याद रखना है, ERV और RV में से हमेशा RV की वैल्यू ज़्यादा होगी। जो चीज़ हमारे बॉडी के साथ हमेशा रहेगी हमें उसी की तो वैल्यू ज़्यादा करनी चाहिए। क्या RV डेथ तक हमारा साथ छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, तो RV को वैल्यू क्या देनी है, ERV से ज़्यादा देनी है। क्लियर है इतनी बात। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था पढ़ना किस टॉपिक को, तो हमने लिया सबसे पहले स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग। स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग के बाद हमने समझा कि हमारी बॉडी में ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन का मैकेनिज्म में 2 सेट ऑफ मसल इन्वॉल्व होंगी। प्रेशर हमेशा हाई से कहाँ होगा, लो की तरफ मूवमेंट होगा एयर का। किस लॉ पे डिपेंड करेगा, बॉयल्स लॉ पे, जो कहता है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, फिर हमने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पढ़ा। इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम फ्लैट, एक्सपिरेशन के टाइम पे डोम शेप। फिर हमने कवर किया आज वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ को। अब आज की क्लास एंड करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि है एनाटॉमिकल डेड स्पेस। देखो एक चीज़ इमेजिन करने की कोशिश करो, जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो पहले एयर कंडक्टिंग पार्ट में जा रही है और फिर एक्सचेंज पार्ट में जा रही है। लेकिन क्या सारी की सारी एयर एक्सचेंज पार्ट तक पहुंच रही है, तो आप कहोगे नहीं। कुछ एयर कहाँ रह जाती है, इस कंडक्टिंग पार्ट में रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन ने टाइडल वॉल्यूम को इनहेल किया, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा टाइडल वॉल्यूम कितनी है, वो है 500 ml। तो इस 500 ml में से 350 ml ही कहां पर पहुंची, एल्वियोलाई में पहुंची। बाकी की 150 ml कहां रह गई, कौन से पार्ट में, कंडक्टिंग पार्ट में। अब मुझे बताओ, क्या ये जो 150 ml है इसका गैसियस एक्सचेंज में कोई रोल होने वाला है, नहीं होने वाला। तो क्या इसको इनहेल या एक्सहेल करने से हमारी बॉडी को कुछ बेनिफिट होगा, नहीं। इसीलिए इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। अब कोई पर्सन अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन करे तो वो अपनी एल्वियोलर रेस्पिरेशन को या एल्वियोलाई में पहुंचने वाली एयर को तो बढ़ा सकता है, वो शायद 350 से इंक्रीज हो जाए, लेकिन एनाटॉमिकल डेड स्पेस में वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा कितनी रहेगी, 150 ml रहेगी। दूसरा चीज, दूसरा कॉन्सेप्ट, जब एक पर्सन इंस्पिरेशन कर रहा है तो उस टाइम पे ध्यान से देखिए, जब कोई पर्सन इंस्पिरेशन कर रहा है तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होना चाहिए ज्यादा। कितना है, 760 mmHg। लंग्स का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो लंग्स का प्रेशर हमने कम कैसे किया, वॉल्यूम बढ़ा के। तो जो प्रेशर आया वो आया 758 mmHg। अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूँ लंग्स के प्रेशर को एटमॉस्फेयर के प्रेशर से, तो क्या आएगी वैल्यू, 758 माइनस 760, तो वैल्यू कितनी आई, -2 mmHg।
तो आप बताइए कि जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव आई या नेगेटिव? नेगेटिव आई है। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमंस के अंदर कैसी ब्रीदिंग होती है? नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। कैसी ब्रीदिंग देखने को मिलेगी? नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट, ब्रीदिंग के लिए प्लूरा का मूव होना बहुत ज़रूरी है, या फिर हम कहें तो प्लूरल फ्लूइड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही तो है जो लंग्स को हमारे थोरैसिक चेम्बर से अटैच करा के मूव करा रही है। अब किसी पर्सन को अगर किसी ने क्या कर दिया, स्टैब कर दिया चेस्ट में, तो जब स्टैब किया चेस्ट में और इस चाकू को निकाल लिया तो क्या होगा? प्लूरा में ओपनिंग हो जाएगी, होल हो जाएगा, पंक्चर हो जाएगा। प्लूरा अगर पंक्चर हो गई, अगर प्लूरा हो गई पंक्चर, तो प्लूरल फ्लूइड कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अगर दोनों प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड नहीं है तो क्या वो वैक्यूम बन पाएगा जिससे लंग्स और थोरैसिक चेम्बर आपस में कोऑर्डिनेटेड मूव कर पाए? नहीं। तो लंग्स अगर मूव करना बंद कर देंगे तो ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ब्रीदिंग हो जाएगी स्टॉप, और इसी ब्रीदिंग के स्टॉप होने को हम बोलते हैं सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। क्या कहा हमने? सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो किसी भी पर्सन में अगर उसकी प्लूरा पंक्चर हो गई, स्टैब हो गया चेस्ट में, तो ब्रीदिंग क्या हो जाएगी? उसी पॉइंट पे सेसेशन हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम उसमें स्टार्ट करेंगे हमारा इस चैप्टर का सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ हमने कवर कर लिया जो कि था ब्रीदिंग वाला पार्ट। अब क्या आएगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।